आज 2 फरवरी 2025, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ 17 डेज दूर है। टीम्स आना शुरू हो जाएंगी अब नेक्स्ट वीक से। 8 से पाकिस्तान की ट्राई सीरीज स्टार्ट हो रही है विद साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे स्क्वाड से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा सा टाइम फ्री है, तो हमने सोचा है कि थोड़े से डीप एनालिसिस कर लेते हैं स्क्वाड पे कि किस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है विद द स्क्वाड गोइंग, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस टीम के साथ, और जो लड़के हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं क्या ये इस सिचुएशन में या इन कंडीशंस में हमें फेवर कर पाएंगे, कहाँ तक पाकिस्तान जा सकती है हमारे ख्याल से, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं शुरू करूं तो पाकिस्तान की टीम जिस तरीके के कॉन्फिडेंस में जा रही थी, जितना मोमेंटम कैरी कर रही थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टूर, देन विनिंग इन जिम्बाब्वे, देन विनिंग इन साउथ अफ्रीका, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा था। लड़के बॉन्ड थे एंड बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट टीम नज़र आ रही थी। एंड टीम की कॉम्पैक्ट होने में सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही थी, कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेयर्स वो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था हर किसी को। अगर आप ओपनर देखें तो अब्दुल्ला शफीक ने परफॉर्म नहीं किया था वहाँ पे, लेकिन उनके स्टाइल ऑफ प्ले के अब्दुल्ला के स्टाइल ऑफ प्ले को साइम अयूब बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया टूर में जहाँ पे अब्दुल्ला ने 2 इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली थी, वहाँ पे दोनों की अच्छी पार्टनरशिप्स लगी थी। सो ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर उसके बाद अगर हम मिडिल ऑर्डर में देखें तो उसमें कितना डेप्थ था। बाबर आजम बीइंग प्लेइंग एट नंबर 3, ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान करंटली ओडीआई क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ, एंड वो बाबर का ही फॉर्मेट है ओडीआई क्रिकेट, तो उसमें बाबर आजम से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि वो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी दे देंगे, अच्छी इनिंग्स खेल देंगे। इवन दो ही हैजंट स्कोर बिग, लेकिन वो जितना भी खेल रहे हैं अभी उसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर 250s लगा के आए हैं कम बैक टू बैक इन साउथ अफ्रीका, वो बात हो गई। फिर मोहम्मद रिजवान एंड देन कामरान गुलाम ने जिस तरीके के ग्लिम्स दिखाए हमें, सो वी वर रियली होपफुल कि ये कॉम्बिनेशन अगर स्टिक करता है सो पाकिस्तान इज गोइंग फर्दर। फिर उसके बाद हमें दिखा कि लोअर मिडल ऑर्डर की अगर मैं बात कर लूँ तो सलमान अली आगा कितना हैंडी साबित हुआ साउथ अफ्रीका में जाके, एंड देन इरफान खान नियाजी भी दिख रहा था हमें उस फॉर्म में कि वो एक अच्छे फिनिशेस करके दे रहा था। देन बॉलिंग, आई थिंक बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त कंटिन्यू कर रही है, और अबरार अहमद बहुत अच्छे ऑप्शन आ गए हमारे पास जो कि मिडिल ओवर में हमें कंट्रोल भी दे रहे हैं, विद दिस मिस्ट्री वो हमें विकेट्स भी लेके दे सकते हैं। फिर हमारे 3 फास्ट बॉलर्स एक अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर नसीम शाह जो कि थोड़ा सा रिदम से आउट है। दोनों टूर्स में हमें दिखा नहीं नसीम उस तरीके से बॉलिंग करता हुआ, लेकिन होपफुली ये वाली कंडीशंस में जो कि उसको शायद सूट भी कर जाए न्यू बॉल के साथ, और यहाँ पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाए। लेकिन फिर बैकअप हमारे पास मोहम्मद हसनैन जैसा मौजूद है जो कि आपको एक रिलायबिलिटी देता है कि अगर हसनैन किसी को रिप्लेस करता है तो हसनैन में भी उतनी कैपेबिलिटी ज़रूर मौजूद है कि वो एक प्लेयर को रिप्लेस करे एंड परफॉर्म कर सके इन अ बिग स्टेज। स्पेशली हम लोग देख रहे हैं पिछले 6 सालों से हसनैन विद पाकिस्तान टीम है, ऑल्दो खेला बहुत कम है, लेकिन वो इस तरीके का एक्सपीरियंस रखता है कि वो अगर इसको यहाँ पे हम लोग मैच दें तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। एंड पाकिस्तान के लिए बेनिफिट यही है कि पाकिस्तान को एक ट्राई सीरीज की अपॉर्चुनिटी मिली भी है बिफोर गोइंग इनटू द बिगर टूर्नामेंट, बिफोर गोइंग इनटू चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा कि अपने टीम कॉम्बिनेशंस को ट्राई एंड टेस्ट कर पाएंगे हम लोग बड़े इवेंट से पहले, एंड काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास साइम इंजर्ड हुआ जब, तो पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस हो सकती थी। आप सिर्फ और सिर्फ साइम की रिप्लेसमेंट पे ही काम कर लेते तो आई थिंक ये इनफ था मेरे ख्याल से इस स्क्वाड में। आपने साइम के इंजर्ड होने की वजह से पूरा का पूरा टीम कॉम्बिनेशन छेड़ के रख दिया इस वक्त, और वो क्यों छेड़ा है आपने, क्योंकि साइम के इंजर्ड होने की वजह से आप लेके आए 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जिसमें आप एक इंक्लूड कर लें सऊ शकील को, एंड देन तैयब ताहिर को भी आपने रखा है स्क्वाड के अंदर, फिर खुशदिल शाह को भी आपने रखा है स्क्वाड के अंदर। सो साइम के जाने से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का इंक्लूड होना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है टुवर्ड्स सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि अगर आप रिप्लेसमेंट की बात करें तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए, एंड अगर साइम गया था तो उसकी जगह फ़खर ने रिप्लेस कर ली। अब आपने देखना था कि अब्दुल्ला का स्पॉट कौन ले सकता है। अब्दुल्ला का स्पॉट भी वल्नरेबल था कि अब्दुल्ला शफीक वाज स्ट्रगलिंग विद दिस फॉर्म, तो अब्दुल्ला शफीक का स्पॉट कौन ले सकता है, एंड नो वन वाज बेटर ऑप्शन देन इमामुल हक। इमामुल हक ने आई थिंक 71 इनिंग्स खेली हुई हैं विद एन एवरेज ऑफ 48, अच्छे स्ट्राइक रेट से 83 का स्ट्राइक रेट है, इतना बुरा नहीं है जितना हम लोगों ने उसको हावी किया हुआ है सर पे। और इन जैसी कंडीशंस में जहाँ पे बाउंस थोड़ा लो रहता है, इमाम कैन बी अ वेरी गुड बैटर। हमने देखा भी है इमाम ने होम ओडीआईज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, एंड यार पहले से जिस प्लेयर ने परफॉर्मेंसेस दी हुई होती हैं उस पर ट्रस्ट करना ज़्यादा ईजी होता है रादर देन आप किसी को लेके
जाओ फ्रॉम द डोमेस्टिक क्रिकेट, जिसने अपनी पूरी क्रिकेट खेली है एज अ 1 डाउन और अ 2 डाउन और 3 डाउन प्लेयर, एंड आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो ओपनिंग में आपको उस तरीके की फ्लुएंसी दे देगा। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे डिसीजन कि अगर आपका ओपनर इंजर्ड हुआ था सो यू शुड हैव गॉन विद एन ओपनर टू रिप्लेस हिम, बट ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड वही हुआ कि आपने नहीं लिया किसी ओपनर को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या शान को लेंगे या इमाम को लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड नाउ दे आर रिलाइंग ऑन सऊद शकील टू ओपन ईदर, या फिर बाबर आजम को बल्ली का बकरा बनाएंगे फिर से। एंड आई डोंट नो क्या सोच के ऐसा करते हैं, क्योंकि बाबर आजम बीइंग प्लेइंग एट नंबर 3 बहुत टाइम हो गया, 100 से ऊपर इनिंग्स हो गई हैं, एंड मतलब 60 का एवरेज है बाबर आजम का नंबर 3 पे खेलते हुए। सो व्हाई विल यू वांट योर एज बेटर टू नॉट परफॉर्म एट द नंबर विच ही इज परफॉर्मिंग। मेरे ख्याल से जिस नंबर पे वो खेल रहा है और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है ओवर द ईयर्स, 2019 से 2018 से ही बाबर आजम ओडीआई में बहुत जबरदस्त करता हुआ आ रहा है, एंड बड़ी कंसिस्टेंसी से करता हुआ आ रहा है ओडीआई क्रिकेट में। मैं समझता हूँ ओडीआई उसका फॉर्मेट ओडीआई है। टेस्ट क्रिकेट भी मैं समझता था कि वो अच्छी खेलता है, लेकिन विद द लो फॉर्म उस पर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स अब हो रहे हैं। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट ऐसा है कि बाबर आजम बहुत अच्छा शूट करता है उस फॉर्मेट में, और मेरे ख्याल से बाबर आजम का नंबर्स छेड़ना वो उसके साथ भी ज्यादती होगी, एंड टीम पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होगी। जिस नंबर पे बाबर बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है उसको वहाँ से नहीं हिलाना चाहिए। आपने अब इंक्लूड किया सऊद को, देन आपको उसी को ही तैयार करना चाहिए एज एन ओपनर, ताकि फिर आपके पास बैलेंस तो मेंटेन हो एटलीस्ट के फ़खर के साथ। सऊद अगर ओपनिंग कर रहा है तो आपने चलें ये सोच के आपने उसको रिप्लेस कर लिया कि अब आप साइन की जगह सऊद को ले आए। ऑल्दो सऊद हैज नेवर प्लेड एज एन ओपनर इन लिस्टेड क्रिकेट, प्रॉबेबली 1-2 मैचेस जरूर खेले होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। मिडिल ऑर्डर प्लेयर के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं सऊद शकील। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा, एंड इसको भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान को कि क्या वर्कआउट करता है पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बात यही करूंगा कि जो हमारे पास ट्राई सीरीज़ है, जो 3 मैचेस अगर हम फाइनल तक रीच करते हैं ट्राई सीरीज़ के, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए जज करना अपने आप को कि कहाँ हम लोग एज अ टीम स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, और क्या कॉम्बिनेशन हम लोग उतार सकते हैं गोइंग इनटू द बिगर टूर्नामेंट जो कि हमारे पास होने वाला है। और एक और एडवांटेज ये हो जाएगा हमें ट्राई सीरीज से कि हम लोग न्यूजीलैंड से खेलेंगे मैचेस वहाँ पे, एंड देन हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच अगेन न्यूजीलैंड से ही है। सो ये 2 चीज़ें जो हैं पाकिस्तान को काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर कर देंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में अगेन फ़हीम अशरफ का नाम यहाँ पे इंक्लूड किया गया है हमारी टीम की जानिब से, हमारे सेलेक्टर्स की जानिब से। आई डोंट नो वाई उस पर सेपरेट एक वीडियो भी है जो कि पेंडिंग में है, वो भी करनी है, जिसमें आप लोगों को सारे स्टेट्स बताऊंगा मैं फ़हीम ने क्या ऐसा तीर मारा है जो उसका नाम आ गया स्क्वाड में बिल्कुल उड़ाता। और आपने वसीम जूनियर, आपके बेस्ट बॉलर ऑफ 2023 वर्ल्ड कप, बेस्ट बॉलर ऑफ 2022 T20I वर्ल्ड कप को इग्नोर किया है यहाँ पे। ही वॉज इंजर्ड, लेकिन कि क्या अलमिया है पाकिस्तान में कि एक प्लेयर जो कि इंजर्ड होके बाहर होता है, आप उसको फिर इंजरी सही होने के बाद आप उसको लेके ही नहीं आते स्क्वाड के अंदर। मुझे तो डर है कि आप साइम अयूब के साथ भी ना कर दो कि साइम अयूब अपने रिहैब के बाद आए और आप उसकी जगह ही नहीं बना पा रहे हो ओडीआई स्क्वाड में। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से इनसिक्योरिटीज़ आती है प्लेयर के दिलों में कि हम लोग रेस्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए आपके सीनियर प्लेयर्स इतने ज़्यादा इनसिक्योर हैं, क्योंकि आप उन लोगों को गारंटी नहीं देते कि आपको अब मैच मिलेंगे अगर आप रेस्ट करोगे, आपकी टीम में जगह पक्की है। ऐसी अगर आप गारंटीज दें तो मे बी प्लेयर्स सेल्फलेस होकर खेलना शुरू कर दें, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का क्रिकेट निज़ाम ऐसा है ही नहीं, ऐसा कल्चर है ही नहीं कि पाकिस्तान में अगर कोई प्लेयर रेस्ट कर ले या इंजरी की वजह से बाहर हो जाए तो उसको कोई गारंटी है कि जब वो ठीक हो गया आएगा तो उसको टीम में वापस स्पॉट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वसीम जूनियर के साथ इनजस्टिस हो रहा है मेरे ख्याल से। पहले उसको आपने रूल आउट किया फ्रॉम दी T20I वर्ल्ड कप जो आपको कॉस्ट किया है ऑब्वियसली, एंड नाउ ओडीआई फॉर्मेट में तो मेरे ख्याल से इन जैसी कंडीशंस में जहां पे रिवर्स स्विंग का बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है टीम्स की जीतने में, वसीम जूनियर को बाहर छोड़ना ये बहुत बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ। एंड उसके साथ भी वसीम के साथ भी आप फ़हीम को लेके तो आए हो, लेकिन फ़हीम को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है। 34 ओडीआई का सैंपल साइज एक बहुत अच्छा खासा सैंपल साइज होता है टू जज अ प्लेयर, एंड 10 की बैटिंग एवरेज, 46 की बॉलिंग एवरेज। आई डोंट नो हाउ विल ही डू जस्टिस विद हिज पोजीशन इन सच अ बिग इवेंट। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है इधर, और उम्मीद करेंगे कि कुछ कर जाएं इस दफ़ा फ़हीम अशरफ, क्योंकि पोटेंशियल के नाम पे वो पाकिस्तान ने उन्हें 6-7 साल खिलाया अंडर सरफराज अहमद, सिर्फ और सिर्फ इसी कोटे पे खेलते गए वो कि यार इस लड़के में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन उन्होंने कभी करा नहीं किसी मैच में। सो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब हमें
ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग पॉइंट ज़रूर है हमारे पास, लेकिन अगर हम ऑल टुगेदर बात करें हमारी चीज़ों की तो सॉर्टेड तो हैं विद द स्पेशली बॉलिंग। जो कि बॉलिंग है हमारी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है हमें। जैसे हमें पता है पाकिस्तान को कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में अगर जीतना होता है तो उनकी बॉलिंग को फायर करना पड़ता है। और आप देख लें 1992 में भी बॉलिंग ने आपको जितवाया, 2009 में भी आपको आपकी बॉलिंग ने जितवाया, 2017 में भी आपको आपकी बॉलिंग ने जितवाया। आप बात कर लो कि फ़खर ने सेंचुरी तो की, लेकिन फिर आमिर ने जो आप उनकी कमर तोड़ी वहाँ पे, क्योंकि वो जो विकेट थी जो उस दिन मैच देख रहे थे हम लोग 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, वो आमिर ने अगर वो आउट नहीं करता तो शायद रोहित शर्मा, कोहली और धवन वो चेस कर जाते टारगेट। एंड देन फिर साउथ अफ्रीका वाला मैच, श्रीलंका वाला मैच, इंग्लैंड वाला मैच, ये सारे मैचेस आपको बॉलिंग ने ही जितवाए थे। सो पाकिस्तान की बॉलिंग एक बहुत बड़ा प्लस है और बहुत ज़्यादा फायदा ये हो गया कि शाहीन इस बैक इन फॉर्म, बैक इन रिदम लग रहा है। एंड उम्मीद यही करूंगा कि दोनों जो बाकी के दोनों हैं वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करें, और अबरार अहमद, फिर खुशदिल शाह और फिर आपके सलमान अली आगा। सो ये तीन आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर गोइंग विद योर फ्रंट लाइन सीमर्स एज वेल। सो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं एज एन कॉम्बिनेशन। अगर मैं बात करूं आप प्लेइंग 11 मेरे लिहाज से क्या होनी चाहिए वो एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो को एंड करने से पहले। तो मेरे ख्याल से सऊद और फ़खर को ओपनर करना चाहिए विद वन डाउन बाबर आजम, देन फॉलोड बाय मोहम्मद रिजवान एंड देन कामरान गुलाम, देन कमिंग फॉरवर्ड सलमान अली आगा, देन खुशदिल शाह। ये आपका हो गया बैटिंग ऑर्डर, जिसमें आपने आपके 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, 2 ऑलराउंडर्स आ गए, ओपनर्स आ गए, तो ये लड़के हो गए आपके 7 पक्के। एंड देन उसके बाद आपके 3 बॉलर्स जिसमें शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ हो जाएंगे, एंड देन फॉलोड विद अबरार अहमद एज योर लास्ट ऑप्शन। तो ये मेरी टीम है 11 जो मैं समझता हूँ खेलनी चाहिए विद इन दी स्क्वाड। आई डोंट थिंक फ़हीम अशरफ को इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, अनटिल एंड अनलेस आपको अपनी बैटिंग लंबी करनी हो। देन अगर आपको फ़हीम खिलाना है देन आपको एक बॉलर पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए फिर, जो कि मेरे ख्याल से कोई जस्टिफाइबल है नहीं, क्योंकि ना तो फ़हीम पूरा बॉलर है ना तो फ़हीम पूरा बैटर है। सो उसको आप कैसे रिप्लेस करोगे किसी फ्रंट लाइन बॉलर से अपने। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि फ़हीम खेलेगा भी या नहीं खेलेगा, या कहाँ खेलेगा, किसकी जगह खेलेगा। मेरे ख्याल से फ़हीम का 11 में नाम अभी नहीं बनता, अभी की जो सिचुएशन है। एंड काफ़ी हद तक हमें चीज़ें ट्राई सीरीज़ के बाद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो मैंने 11 बनाई है इससे हमें फ़ायदा ये है, अब देखें हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हैं और उसमें से 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी मिल गए। एडिशनली अगर आप कामरान गुलाम को भी देख लें तो वो भी थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है। सो इट इज़ गिविंग अस फुल डेप्थ इन बॉलिंग, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी अगर आपको पाकिस्तान में जीतना है, क्योंकि यहाँ पर बैटिंग विकेट्स होंगी और बैटिंग विकेट्स पे जिस टीम ने अच्छी बॉलिंग करके सामने वाली टीम को रिस्ट्रिक्ट किया छोटे टोटल्स पे, जो कि 250 पौने 300 के आसपास होंगे, वही टीम मैचेस जीतेगी, वही टीम ट्रबल क्रिएट करेगी किसी भी ऑपोजिशन के लिए। एंड पाकिस्तान की बॉलिंग नीड्स टू रियली स्टेप अप अगर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में आगे प्रोसीड करना है। आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई चेंज आपको लगता है कि 11 में होनी चाहिए या कोई चीज़ मुझसे मिस आउट हो गई है तो डू लेट मी नो। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।